छात्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम 10वीं कक्षा का हिंदी व्याकरण सीखेंगे। इस व्याकरण में बहुत सारे शब्द हैं। शब्दों की 8 जातियां हैं और इन 8 जातियों में से हम कुछ एक शब्दों को विस्तृत रूप से पहले जानेंगे। सबसे पहले हम आज देखेंगे संज्ञा। यहाँ पे कुछ एक उदाहरण है। पहले हम उन उदाहरणों को देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा संज्ञा किसे कहते हैं। नंबर 1 है दीपक होशियार लड़का है। यहाँ पर आप अंडरलाइन किए हुए शब्दों को देखें। उनके नीचे भी मैंने कुछ एक उदाहरण दिए हुए हैं। माना ये शब्द क्या दर्शाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं। व्याकरण के अंदर की भाषा में इन्हें हम प्राणी कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, देखो, रामायण धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ भी 2 शब्दों को हमने अंडरलाइन किया हुआ है। तीसरा उदाहरण है मुंबई बड़ा शहर है। वहाँ भी हमने 2 शब्दों को यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाया हुआ है। तो इन वाक्यों के अंदर भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर एक शब्द कुछ न कुछ अलग शब्द को दर्शा रहा है। जैसे यहाँ प्राणी, यहाँ वस्तु, यहाँ स्थान। मुंबई बड़ा शहर है। मुंबई और शहर ये दोनों शब्द स्थान को दर्शा रहे हैं। चौथे वाक्य में हम देखेंगे तुम पानी लाओ। यहाँ पे पानी शब्द पदार्थ को दर्शा रहा है। यहाँ पर लोहा सस्ता और सोना कीमती है। तो लोहा और सोना दोनों भी शब्द धातु को दर्शा रहे हैं। फिर छठा उदाहरण है सत्य की जय होती है। सत्य की जय होती है। भाव, सत्य भाव प्रकट करता है। फिर है 7वां उदाहरण हवा चलती है। अदृश्य वस्तु है, हवा हमें दिखाई नहीं देती। 8वां उदाहरण है बचपन की याद हमेशा आती है। बचपन अवस्था है, उसकी लिखावट अच्छी है, क्रिया का भाव है। और 10वें उदाहरण में यहाँ फिर से 2 शब्दों को हमने अधोरेखांकित किया हुआ है। बुराई करने वालों की भी भलाई करे। दोष और यहाँ पर गुण दिखाया है। 11वां उदाहरण है वह बड़ी सेना है। सेना शब्द समूह को दर्शा रहा है। 12वां उदाहरण है उनका कुटुंब बड़ा है। कुटुंब शब्द समूह को दर्शा रहा है। हम अगर इन पूरे ही वाक्यों को देखें तो एक ही चीज़ हमें समझ आएंगी कि यहाँ पे अलग अलग शब्दों को हमने अधोरेखांकित करके यहाँ पे दर्शाया हुआ है और जो हमें संज्ञा से परिभाषित करके यहाँ पर बता रहे हैं। तो संज्ञा कहते किसे हैं? जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी, देश, पर्वत, नदी, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दोष, अदृश्य वस्तु या समूह का नाम बताता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। तो थोड़े शब्दों में हम संज्ञा को समझने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। व्याकरण के अंदर संज्ञा माना जो भी कोई वस्तु है, प्राणी है, देश है, किसी भी तरह का कोई भी हम अगर नाम रखते हैं, नाम बताते हैं, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। हमने संज्ञा को तो जान लिया, लेकिन अब हमें यह जानना है कि उसके अंदर जो प्रकार है, जो भेद है, वह किस आधार पर है। संज्ञा के भेद जो है उनका आधार है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक,
द्रव्यवाचक और समूहवाचक। माना हमने इनको बांट दिया है, इन 5 वर्गीकरण जो कहते हैं ना, हमने इन 5 समूह के अंदर इसको बांट दिया है, भेद के अंदर बांट दिया है। जिस शब्द से, पहला देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, देश, पर्वत, नदी, स्थान, विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में दीपक, रामायण तथा मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और आसान शब्दों में और बहुत ही सहजता से समझने के लिए किसी भी व्यक्ति का नाम, सामान्य रूप से व्यक्ति कहो, वस्तु कहो, देश कहो, किसी भी तरह का नाम जिससे हमें उस स्थान या व्यक्ति का विशेष रूप से बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर दूसरा उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में लड़का, ग्रंथ, शहर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। मैं पुनः दोहराती हूँ, हमें किस चीज़ का पता यहाँ पर बोध हो रहा है? प्राणी, वस्तु या स्थान, किसी भी जाति का बोध होता हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष तथा स्वभाव आदि का ज्ञान हो, उन्हें हम देख या स्पर्श नहीं कर सकते, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। माना व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, जो अमूर्त कल्पनाएं हैं, जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं देख सकते हैं, जो अमूर्त कल्पनाएं हैं, ऐसी सभी, माना जो भाव है, भाव जिससे प्रकट होता है, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर, सत्य, हवा, बचपन, लिखावट, भलाई, बुराई, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। फिर आता है चौथे नंबर पर द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या ठोस पदार्थ के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, पानी, लोहा एवं सोना द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। एक तरह से इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी तरह का पदार्थ या फिर ठोस द्रव पदार्थ, पदार्थ या फिर ठोस पदार्थ या फिर द्रव पदार्थ, उसको हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है अंतिम इसमें समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी कुछ शब्द ऐसे भी हैं हिंदी भाषा के अंदर जहाँ पर हमें सिर्फ उन वस्तुओं का समूह पता चलता है या फिर प्राणियों का किसी भी तरह का समूह पता चलता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में सेवा, सेना एवं कुटुंब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अभी हम यहाँ पर इसकी और थोड़ी सी अंतर्गत जानकारी लेंगे कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। माना बाकी संज्ञाएं शब्दों के रूप में यहाँ पर है, लेकिन भाववाचक जो संज्ञा है इसको हम बना सकते, जैसे भला, भलाई, बुरा, बुराई। माना मूल शब्द को हम जब प्रत्यय से जोड़ते हैं तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा से बच्चा, बचपन, यहाँ पे कुछ प्रत्यय आपके सामने दिए हुए हैं।